पुराने समय की बात है। मगध राज्य में मंत्री पद के लिए आवेदन चल रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी और शहर के बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस मंत्री पद के लिए आवेदन कर रहे थे। भला नगर का कौन प्रतिष्ठित आदमी होगा जो राज दरबार में मंत्री पद हासिल नहीं करना चाहेगा। इसीलिए नगर के गिने चुने प्रतिष्ठित लोग इस पद को हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। ऐसा ही एक युवक था संतोष। मन का एकदम साफ युवक, दूसरों की मदद करने वाला, हर जरूरतमंद की सेवा करना, ये सीख उसने अपने माँ बाप से भली भांति ले ली थी। इसीलिए नगर में उसकी काफी इज्जत थी, काफी रुतबा था। भला इंसान होने के साथ साथ संतोष में और भी गुण थे, जैसे कि उसका वाक गुण। वो जब बोलता था तो लोग सुनते ही रह जाते थे। उसके भाषण, उसके वक्तव्य सभी को प्रभावित कर देते थे। ये कला उसमें बचपन से ही थी और समय के साथ साथ उसने अपनी इस कला को और भी ज्यादा निखार लिया था। ऐसा नहीं था कि मंत्री पद के लिए आवेदन करने वाले दूसरे युवकों में किसी गुण की कमी थी। उसके प्रतिद्वंद्वी भी किसी से कम नहीं थे। वो भी अपना भरपूर प्रयास कर रहे थे और उनमें भी किसी गुण की कोई कमी नहीं थी। लेकिन संतोष के पास बोलने की ताकत दूसरों से ज्यादा थी। वो जब बोलने लगता था तो लोग उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते थे और मंत्री पद के लिए यही गुण सबसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। यही गुण आपको मंत्री पद दिलवा सकता है। अगर आप अपने भाषण और अपने वक्तव्य से अपनी जनता को, अपने नगर के लोगों को प्रभावित कर पाते हो तो आप मंत्री पद के लिए अच्छे दावेदार हो सकते हो। इसी कारण संतोष का रुतबा पूरे नगर में फैला हुआ था और उसकी प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा नगर में फैलाने के लिए उसके दोस्त, उसके चाहने वाले जी जान एक करके लगे हुए थे। उन्हीं दोस्तों में संतोष का एक दोस्त विपिन हुआ करता था। विपिन संतोष का बचपन का मित्र था और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। लेकिन संतोष की तरह विपिन उस नगर का कोई प्रतिष्ठित युवा नहीं था। वो एक साधारण से परिवार से था और ना ही उसमें भाषण देने का या कोई वक्तव्य पेश करने का कोई कौशल था। वो सिर्फ अपने दोस्त संतोष को जिताने के लिए दिन रात एक कर रहा था और संतोष भी इस बात से भली भांति परिचित था। वो अच्छी तरह से जानता था कि विपिन मुझे जिताने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है और इस कारण से संतोष अपने दोस्त विपिन की बहुत इज्जत करता था और अपने सारे दोस्तों में उसे ही सबसे सर्वश्रेष्ठ समझता था। और जल्द ही वो समय भी आ गया जब आवेदन होने वाला था और इसके बाद मंत्री पद के आवेदन के लिए जो परिणाम सामने आया उसको देखकर संतोष फूला नहीं समाया, क्योंकि उसने एक अभूतपूर्व जीत हासिल की थी। उस नगर में कोई भी इतनी वोटों से कभी नहीं जीता था जितना कि संतोष जीता था। संतोष अपनी इस जीत से फूला नहीं समा रहा था। जब मगध के सम्राट ने जनता को वक्तव्य देने के लिए संतोष को ऊपर बुलाया तो संतोष ने उन सभी का आभार व्यक्त किया जिन्होंने संतोष पर अपना भरोसा दिखाया था और साथ ही उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त विपिन को भी संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत विपिन के बिना संभव नहीं हो पाती। मैं विपिन का बहुत आभारी रहूंगा और विपिन जैसा दोस्त जिसे मिल जाए उसे कोई कैसे हरा सकता है। इस वक्तव्य के पहले विपिन को ना तो सम्राट जानता था और ना ही वहां की जनता जानती थी, लेकिन इस वक्तव्य के बाद सब लोग विपिन को पहचानने लग चुके थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब संतोष दरबारियों के मंत्रियों में एक अहम दबदबा रखता था। सम्राट भी उसके विचार और उसकी सलाह को सबसे ज्यादा तवज्जो देते थे। लेकिन एक अच्छा इंसान होने की वजह से संतोष अपने दोस्त विपिन को भी अपने साथ ही रखता था और कोई भी सलाह मशवरा करना हो तो वो विपिन की सलाह जरूर लिया करता था। इसी वजह से धीरे धीरे विपिन का रुतबा संतोष से ज्यादा बढ़ने लगा और सम्राट संतोष की सलाह से ज्यादा विपिन की सलाह को तवज्जो देने लगा। इस बात से संतोष के मन में कभी भी घृणा उत्पन्न नहीं हुई, क्योंकि वो तो विपिन को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था और वो खुद चाहता था
कि विपिन अपने जीवन में आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे समय बदलने लगा, या यूं कहें कि इंसान बदलने लगा। और जो विपिन संतोष का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, उसी ने संतोष को उस गद्दी से हटाकर खुद उस गद्दी पर अपना कब्जा कर लिया। इस बात से किसी को कोई परहेज नहीं था, क्योंकि विपिन बहुत ही वाक्चतुर था। वो ऐसी ऐसी सलाह सम्राट को देता था कि सम्राट भी उससे सम्मोहित हुए बिना नहीं रह सके। और सम्राट ने भी जब विपिन को संतोष का पद लेने के लिए कहा, तो विपिन के रास्ते की सारी बाधाएं स्वयं ही खत्म हो गईं। अब मंत्री पद की गद्दी पर संतोष की जगह विपिन विराजमान हो चुका था। और धीरे धीरे विपिन ने अपने दोस्त संतोष को उस राज दरबार और अपने आप से दरकिनार कर दिया। अब संतोष के लिए उस राज दरबार में कोई जगह नहीं थी। उसे राज दरबार के अंदर भी नहीं घुसने दिया जाता था। जब संतोष ने अपने दोस्त विपिन से मदद मांगी, तो विपिन ने भी उसे ये कहकर मना कर दिया कि दोस्त, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, ये सब हमारे सम्राट का फैसला है, भला मैं अपने सम्राट की अवज्ञा कैसे कर सकता हूँ। और ये कहकर विपिन राज दरबार में अंदर चला गया और संतोष वहीं पर बाहर खड़ा खड़ा अपनी आंखों में आंसू लिए वहीं पर बैठ गया। इसके साथ ही बैठ चुका था उसका अपना दिल, जिसे उसके दोस्त ने ही तोड़ दिया था। विपिन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और अब उसे अपना जीना ही व्यर्थ लगने लगा था, क्योंकि नगर में अब हर जगह उसका मजाक उड़ाया जाता था। और एक दिन संतोष ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में नगर में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, संतोष निकल चुका था आत्महत्या करने के लिए। उसे अब कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने कदम जल्द जल्द बढ़ाता हुआ एक पहाड़ी पर जा पहुंचा। उसकी योजना थी कि वो वहीं पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे देगा, लेकिन जब वो कूदने जा रहा था, तभी वहां से एक बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था। वो संतोष को देखते ही समझ गया कि संतोष अपनी आत्महत्या करने जा रहा है, इसीलिए उसने उसे पीछे से पुकार कर पूछा कि बंते, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? ये सुनकर विपिन ने पीछे पलट कर देखा तो क्या देखता है कि एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु एक लकड़ी के सहारे वहां पर खड़ा हुआ है। उसके मुखमंडल पर एक अद्भुत तेज था। संतोष दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सोचा कि मरने से पहले कम से कम एक अच्छा काम तो कर ही देता हूँ, और यही सोचकर वो पास के तालाब से उस बौद्ध भिक्षु के लिए पानी लेने के लिए पहुंच जाता है। थोड़ी देर में वो पानी का घड़ा भरकर वापस उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर वो बौद्ध भिक्षु ध्यान में बैठा हुआ था। उसने वापस आकर उस बौद्ध भिक्षु को पानी पिलाया और कहा कि हे बंते, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। शायद यही कर्म मेरी जिंदगी का आखिरी कर्म कहलाएगा। और ये कहकर वो उसी पहाड़ी की ओर चलने लगा। बौद्ध भिक्षु ने उसे पीछे से पुकार कर कहा कि हे बंते, जब तुमने निश्चय ही कर लिया है कि तुमने आत्महत्या करनी है, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन आत्महत्या तो तुम कुछ क्षण बाद भी कर सकते हो। क्या तुम कुछ क्षण मुझ अकेले आदमी का साथ दे सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर बातें कर सकते हो? मैं बहुत दिनों से जंगलों में अकेला घूम रहा हूँ और अब इतने दिनों के बाद मुझे एक इंसान दिखा है। ये सुनकर संतोष कुछ सोचकर उस बौद्ध भिक्षु के पास आकर विराजमान होकर बैठ जाता है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु उससे आत्महत्या करने का कारण पूछते हैं। उस पर संतोष उन्हें अपनी पूरी दास्तान कह सुनाता है। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु संतोष की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि संतोष, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस संसार में जीने के लिए सिर्फ अच्छा इंसान होना ही मायने नहीं रखता, उसके साथ साथ
तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर तुम सिर्फ एक अच्छे